हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांस स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें इनसाइड आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन को हम लोग कवर करेंगे। आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो अगस्त महीने की मंथली कंपाइलेशन है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो आपको टॉपिक इसमें देखने को मिल रहा है वह है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चों पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो आज की रियलिटी है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं कि कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है और ये इरेगुलर हो रहा है, यानी कि पहले तो पीरियोडिकली देखा जाता था कि इस इलाके में बाढ़ आती है, इस इलाके में सूखा आता है, लेकिन आजकल के स्थिति ये हो गई है कि बाढ़ कहीं पर भी आ जा रहा है और सूखा भी कहीं पर भी आ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं हीट वेव का जो आप कॉन्सेप्ट देखते हैं वो अभी इन सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि हर साल आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो राइज करता जा रहा है, हीट वेव की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ठंड के मौसम है वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि ठंड के मौसम का जो काल है, जैसे कि ठंड पहले 3 महीने, कम से कम 3 से 4 महीने रहते थे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि 1 से 2 महीने मुश्किल से ठंड रहती है, वो भी उतनी कड़ाई में नहीं रहती जितना होना चाहिए उसको। इससे क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि गर्मी का जो काल है वो बढ़ गया है। चलिए इसका शुरुआत करते हैं। इसका देखिए प्रभाव जो क्लाइमेट चेंज है उसका सब पर पड़ता है, लेकिन जो चिल्ड्रन वगैरह जो होते हैं ना, उनके ऊपर जो स्टडी की गई है उसके ऊपर ये आर्टिकल है, यानी चिल्ड्रन पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ए रिसेंट स्टडी हैज हाइलाइटेड हाउ क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट्स टू वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी अभी एक स्टडी कंडक्ट हुई है, उस स्टडी में क्लाइमेट चेंज का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि उस बच्चे जो होते हैं उन पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके मेल न्यूट्रिशन को लेके, उनकी वायलेंस को लेके, उनकी शिक्षा को लेके कैसे उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग ये स्टडी की गई, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अब देखिए एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, कैसे भिन्न भिन्न तरीकों से बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो सबसे पहले हम देखें हजार्ड्स एंड डिजास्टर रिस्क। Natural disasters create stressful environments leading to higher risks of violence against children in relief shelters or at home. In post-disaster situations, children might be forced into labor for recovery efforts. अब देखिए आप क्या कीजिए ना कि ये जो मैगजीन है, अगर आप खाना वगैरह बना रहे हैं तो कान में हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो आराम से आप इनसाइड की मैगजीन अपने पीडीएफ में खोल लीजिए, या फिर अगर उसकी मंथली आपकी अगर सामने हार्ड कॉपी है तो वो रख लीजिए, और मैं जैसे बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आराम से हेडफोन लगाइए और ये आप सुन सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट्स लीडिंग टू हायर रिस्क ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि देखिए क्या होता है ना कि जब वायलेंस जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, चाहे बाढ़ है, सूखा है, या कोई और भी प्राकृतिक आपदा है जैसे हीट वेव वगैरह है, ये सब किस के कारण होते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ये सब जब चीजें होती है तो उससे क्या होता है, जैसे साइक्लोन आ गया, साइक्लोन के कारण बाढ़ आ गई, तो उससे क्या होता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जैसे कि अगर कोस्टल एरिया में उनका घर है तो वो वहां से जाएंगे, अगर उनके इलाके में सूखा गया तो भी वो अपने घर से निकल के या तो शहरों में चले जाएंगे, या फिर क्या होगा कि वो किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि चूंकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा गरीब लोगों पर पड़ता है, हर एक आपदा का प्रभाव जानते हैं गरीब लोगों पे सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके पास आमदनी कम होता है, उनके पास डेली इनकम का स्रोत होता है, यानी कि उनके पास कोई महीने की सैलरी नहीं आती, बल्कि वो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनके पास सेविंग भी ज्यादा नहीं होती, तो इससे उन पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है अगर कोई हजार्डस डिजास्टर आ गया तो, यानी कि बहुत ही, अगर जैसे कि साइक्लोन आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो ये सब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि अभी साइक्लोन आ गया तो कम से कम उस इलाके में 15 से 20 दिन उसको रिकवर मिनिमम होने में लगते हैं। इसमें क्या होगा कि दिहाड़ी मजदूर जो है, या जैसे कि और भी दिहाड़ी मजदूर हैं, इसके अलावा जो लोग डेली कमाते हैं, तो उनका क्या होता है कि कोई ठेला लगाता है तो वो उनका जो कमाई है 15-20 दिन के लिए या 30 दिन के लिए उनकी बाधित हो जाती है, यानी कि उनको अपने सेविंग पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो सेविंग्स है उनकी सेविंग्स उनके पास चूंकि लिमिटेड होती है, गरीब लोग हैं तो उनके पास उतनी ज्यादा सेविंग नहीं होती, वो डेली 400 रुपए 300 रुपए जो कमाते हैं उसमें उनका परिवार ही खुद कम से कम 5 से 8 लोग का कम से मिनिमम परिवार होता है उनका, उसी में एक लोग कमा रहा है और सब लोग खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है
कि जब तक नॉर्मल दिन चलते रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई स्ट्रेसफुल दिन आते हैं तो वो उनको रिलीफ कैंप वगैरह में शिफ्ट होना पड़ता है। रिलीफ कैंप में क्या होता है कि चूंकि उनके पास आय के साधन कम है तो वो बच्चों को उतना ज्यादा केयर नहीं करते। अगर बच्चे थोड़ा सा भी परेशान करते हैं तो उनको वायलेंस में दिखाते हैं, यानी कि चाटा लगा दिया या कुछ भी डांट दिया उनको। तो इससे क्या होता है कि उनके जो बच्चे हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा बात यहाँ पर जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो देखिए क्लाइमेट चेंज से देखिए बच्चों पर कितना खराब प्रभाव पड़ता है। हम लोग चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहते हैं। चाइल्ड मैरिज खराब चीज है। क्यों खराब है? इसलिए कि चाइल्ड मैरिज होने से एक तो वो जो बच्चा है या बच्ची है उसको वो शिक्षा नहीं मिल पाएगी, जिसका वो मतलब ऐसे अगर 18 साल के बाद उसकी या फिर 21 साल के बाद उसकी शादी हो तो वो पढ़ लिख लेगा। लेकिन अगर उसकी शादी 15 साल में हो जाए, 14 साल में हो जाए, तो उससे क्या होगा, वो पढ़ नहीं पाया। दूसरा बात, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लड़की है तो प्रेग्नेंट हो गई तो उससे क्या होगा, एक तो उसका शरीर पहले से कमजोर है, मुश्किल से 40 किलो वजन होगा उसका, और उसका बच्चा अब होने वाला है तो उससे और भी वो कमजोर होते हैं, जिससे क्या होता है मैटरनिटी जो डेथ होती है उससे रिलेटेड केसेस बढ़ने की चांसेस होते हैं। इसके बाद जो बच्चे भी होते हैं वो भी कमजोर होते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब कहीं पर सूखा आ गया या कहीं पर बहुत ज्यादा आपदा आती रहती है तो क्या करते हैं, वहां से जो बच्चे हैं, माँ बाप हैं जिनके पास बच्चियां हैं, जैसे कि एक माँ बाप है, उनके दो माता पिता हैं, वो दो लोग खुद अपने हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये माता पिता हैं इनके। और इसके बाद इनके मान लिया 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के हैं 3 लड़कियां। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब सूखा वगैरह आएगा तो ये देखते हैं चूंकि पालना मुश्किल है तो ये शादी कर देते हैं इनकी। तो शादी करने से क्या होता है कि इनका बर्डन जो है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, चाइल्ड जो मैरिज है वो प्रमोट होती है। तीसरी बात देखें तो मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी की बात करें। क्लाइमेट माइग्रेंट्स फेस इंक्रीज रिस्क ऑफ वायलेंस एंड सेपरेशन फ्रॉम फैमिलीज और केयरगिवर्स मेक्स चिल्ड्रन वल्नरेबल। अब देखिए मोबिलिटी मोबिलिटी क्या होती है कि जैसे कि जब आपदाएं आती है ना, तो उससे क्या होता है कि वायलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि परेशान रहते हैं गार्जियन, ऊपर से अगर बच्चों ने थोड़ा सा तंग कर दिया या जिद कर दिया तो उनके ऊपर वायलेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने याद होगा कोरोना का जब काल चल रहा था ना, तो कोरोना में क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो बढ़ गए थे। इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे वो बढ़ गए थे, यानी जो पत्नियां थी वो अपने आप को ये पा रही थी कि उनके ऊपर ज्यादा वायलेंस हो रहा है, यानी कि पति लोग उनको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पीट रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसके केसेस बढ़ जाते हैं इस मामले में। तो इससे भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर को कैसे प्रमोट करते हैं, तो मैंने जैसे आपको ये केस बताया, इस केस में आप देख रहे हैं कि बच्चियों का तो इसने शादी कर दिया, बच्चे का क्या करें, अभी भी काम नहीं चल रहा है, यानी कि इनकम बंद है या कम है, तो वो क्या करते हैं पूरी करने के लिए, मान लिया ये बच्चा 12 साल का है, एक 10 साल का है या 14 साल का है, ठीक है, ये क्या करते हैं इन दोनों को काम पे लगा देते हैं। जैसे कि इनको या तो शहर से बाहर भेज देंगे, या फिर क्या करेंगे शहर भेज देंगे, या फिर क्या करेंगे इनको वहाँ के जो लोकल ईंट भट्टे हैं या होटल है या फिर जैसे कि ढाबा बोलते हैं, ढाबा वगैरह में इनको लगा देंगे। इससे क्या होता है कि ये एक तरीके से जो चाइल्ड लेबर है उसको भी प्रमोट करता है। और शिक्षा की तो बात तो मैंने बोल ही दी। जैसे कोई भी आपदा आती है तो उससे क्या होता है, स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं। एक तो स्कूल वगैरह बंद हो गए तो नॉर्मल चीज है, कुछ दिनों में स्कूल खुल जाएंगे, सिलेबस मेंटेन हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्षति तो होती ही है पढ़ाई की। उसके बाद क्या होता है कि अगर वो बच्चा अगर बाहर निकला, स्कूल माने बंद हो गए और उस समय उम्मीद है कि अभी 2-3 महीने तक स्थिति सामान्य नहीं होगी, अगर मान सूखा पड़ गया और परिवार की स्थिति कमजोर हो गई है, तो वो बच्चों को लगा देंगे काम पर। तो काम पर जब जाएंगे तो वो पढ़ेंगे कब, इससे क्या होगा, अशिक्षा बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर बात करें तो इस समय तो इसमें जैसे कि यहाँ पर दिया गया वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ये बढ़ता ही है, इसके साथ साथ ये मेल न्यूट्रिशन भी बढ़ता है। कैसे मेल न्यूट्रिशन बढ़ता है, मैंने आपको बताया, अगर सूखा पड़ गया तो महंगाई दर ऊपर जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए 400 रुपये में वो पहले दिन भर में उसका 50 रुपये बचता था, 350 में उसका काम चल रहा था, अब सूखा आ गया, सूखा में हो सकता है उसका जो खर्चा है वो 450 हो गया और कमाई जो है वो 400 हो गई, या फिर और भी स्थिति खराब हो गई तो 350 रह गई, क्योंकि वहां पर चूंकि अभी सूखा पड़ा हुआ है, लोग कम खर्चा कर रहे हैं तो कमाई भी कम होगी। एक तो कमाई कम, ऊपर से यहाँ पर खर्च ज्यादा। इससे क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर। बड़े भी भूखे रहते हैं लेकिन बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है ना पोषण की, ताकि वो आगे जाके मजबूत हो सके। देखिए बच्चों की अगर परवरिश जैसे 1 से 5 साल तक माना जाता है कि अगर इनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए तो ये बहुत ही स्ट्रांग निकलेंगे, इनकी हाइट अच्छी होगी, इनका वेट अच्छा होगा और पावरफुल रहेंगे, इनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, ठीक है। अगर यही चीज अगर नहीं मिला इनको तो इससे क्या होगा, इनके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है।
अब देखिए आगे यहाँ पर दिया जा रहा है एड्रेसेस वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए मल्टीफेस्टेड अप्रोच। अब हमने देख लिया कि कैसे कैसे विभिन्न पहलुओं में जो बच्चे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखिए कैसे उनके ऊपर वायलेंस बढ़ जाती है, कैसे उनकी शादी जल्दी होने लगती है, कैसे उनको चाइल्ड लेबर में जाना पड़ता है, कैसे उनकी शिक्षा कम हो जाती है, कैसे उनके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है और ओवरऑल जो देश की जो प्रोडक्टिविटी है लोगों की वो घट जाती है। जैसे कोई आदमी अगर मेल न्यूट्रिशन से रहा, जैसे कि कोई आदमी कमजोर है, कमजोर रह गया तो उसका क्या होगा, वो मान लिया कि 8 घंटे काम कर सकता था, उसकी कैपेसिटी 6 घंटे की रह जाएगी, 6 घंटे में वो सुस्त हो जाएगा, थका हुआ महसूस करेगा। तो इससे क्या होता है कि नेशन को नुकसान होता है। तो अब इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, ये जो सारी परेशानियां हमने देखी उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, डेवलप कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पॉलिसीज दैट रिकॉग्नाइज द लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें इंटीग्रेटेड पॉलिसीज देखने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर भी हाईलाइट किया गया है कि जब आपदा आती है तो सिर्फ एक कॉमन अप्रोच लेकर नहीं चलनी चाहिए कि लोगों को राहत देनी है। अप्रोच ये होती है कि लोगों को राहत देनी है, लेकिन लोगों में भी कई सेक्शन है ना, एक लोग तो एक तरह के नहीं है, यानी सिर्फ आदमी का, वहां पर आदमी भी उसमें है, औरतें हैं, ठीक है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, और दिव्यांग हैं। अब सोचिए 5 तरीके की कैटेगरी यहाँ पर है, ठीक है, औरतें हैं, एक और आप मान सकते हैं कि ट्रांसजेंडर है। इनके लिए भी चूंकि नॉर्मल सोसाइटी इनको अपने साथ में कैंप में रखना नहीं चाह रही है, इनके लिए अलग कैंप की जरूरत पड़ती है। कई सारे लोग होते हैं जो मंजूर नहीं करते इनके साथ रहना। तो इतनी सारी कैटेगरी है और हम पॉलिसी बनाते हैं कि बस लोग प्रभावित हुए, लेकिन देखिए इन लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। आदमी अलग तरीके से प्रभावित होता है। आदमी कैसे प्रभावित होता है, इसकी प्रभाविता आर्थिक रूप से सीमित है, ये आर्थिक रूप से प्रभावित होगा। वैसे आर्थिक रूप से प्रभावित हो, लेकिन आदमी का मेन कंसर्न यहीं तक है। औरतें कैसे प्रभावित होती है, ये आर्थिक रूप से होती हैं, साथ साथ औरतों का टॉर्चर भी सहने लगती हैं आदमियों की, ठीक है। उसके बाद बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं, इनके चाइल्ड मैरिज होने लगती है, लेबर में चले जाते हैं, इसके बाद इनका पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है, इनकी हेल्थ प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग का जो खाना पीना उनको भी कम कर दिया जाता है, उनको जो जरूरत होती है मेडिकल फैसिलिटी की वो भी कम हो जाती है। उसके बाद दिव्यांगों की जरूरत पड़ ही जाती है, जैसे कि नॉर्मल घर में रह रहे थे तो उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, अब दिव्यांग पैरों से चलने में लाचार है। अब सोच सकते हैं डिजास्टर आएगा तो उनको कैसे रिलोकेट किया जाएगा, वो अपने से चलने फिरने में सक्षम नहीं है। और जो हजार्डस का या डिजास्टर का टाइम आता है तो उस समय बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि अफरा तफरी की स्थिति होती है, यानी कि लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से वहां ले आने की जरूरत होती है, तो उस समय उनको केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ट्रांसजेंडर की मैंने बताई कि उनको अलग कैंप चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोग उनको अपने कैंप में रहने नहीं देंगे, तो इसके लिए इंटीग्रेटेड पॉलिसीज की जरूरत है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब आप भी जानते हैं कि अगर साइक्लोन आने वाला है 4 दिन पहले उसको अगर रिपोर्टिंग मिल जाए तो उससे क्या होगा, जल्द से जल्द लोगों को अपने प्रॉपर्टी के साथ वो एक दूसरे जितने भी ज्यादा प्रॉपर्टी ले जा सके उसको वो ट्रेवल कर सकेंगे दूसरे जगह पर, सेफ जगह पर, जिससे जान माल की कम से कम क्षति हो और बीमारियां कम से कम फैले, यानी प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो क्यों बढ़े, जो कोरोना के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे वो क्यों बढ़े, इसलिए बढ़े कि लोगों को जानकारी नहीं है, थोड़ी सी उसके ऊपर विचार नहीं किया उन्होंने कि औरतों के भी अपनी रिस्पेक्ट है, और चूंकि आपदा सब पर आई है तो औरतें भी झेल रही हैं तो हम भी झेल रहे हैं, तो अपने गुस्सा दूसरे पर न उतारे। इसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि वो न बच्चों पर अत्याचार कर पाए, मतलब अत्याचार का मतलब टॉर्चर न करें, उनको परेशान न करें, वायलेंस न करें। औरतें हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, दिव्यांग हो गए, तो इन लोग से जरा इनकी अप्रोच में चेंज लाने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। उसके बाद जेंडर सेंसिटिव इंटरवेंशंस की बात करें तो जैसा मैंने बताया जेंडर सेंसिटिव ही नहीं होना चाहिए, इसमें और भी होता है, जैसे कि जेंडर सेंसिटिव हो गया, उसके बाद चिल्ड्रन सेंसिटिव हो गया, उसके बाद सीनियर सिटीजन सेंसिटिव हो गया, ये सारे तरह के इंटरवेंशन करना हो चाहिए, जिससे क्या होगा, चाइल्ड मैरिज रुकेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकेगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस घटेगा, इसके बाद शिक्षा लोगों की कम प्रभावित होगी, इसके बाद उनको जो उसमें जो क्या बोलते हैं जो टेंशन होती है वो भी कम होगी, ठीक है। क्लाइमेट रिजिलियंट एजुकेशन, अब देखिए एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वैसा एजुकेशन जो आपके रियल जो जिंदगी होती है उसमें काम आए, ठीक है। तो रियल जिंदगी में कौन से काम आते हैं, आपदाएं हमारी जानते हैं कि आप कहीं पर जैसे बिहार का इलाका है उसमें हर साल बाढ़ आती है, तो वहां के लोगों को आपको नहीं लगता सिलेबस में पढ़ाना चाहिए कि बाढ़ से कैसे बचा जाए, बाढ़ के समय में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और कहीं पर जब मान सूखा आता है तो सूखा के टाइम में नहीं बताया जा सकता कि आपने जब वाटर हार्वेस्टिंग करें, यानी कि जो सूखा पड़ता है तो उसके लिए ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का वहां पर पढ़ाया जा सकता है कि वहां पर अपने
लिए, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, यानी कि छत पर जो पानी आते हैं लिमिटेड आते हैं उसको आप स्टोर करके रखें ताकि सूखे के दिनों में आपके काम आए, तो वगैरह वगैरह ये चीजें उनको पढ़ाई जा सकती हैं जिससे वो तैयार रह सके। चाइल्ड सेंटर डिजास्टर प्लान्स प्लान्स बनाए जा सकते हैं, उसमें चाइल्ड का भी उसमें बात हो, चाइल्ड का हो। मैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन के ऊपर ही है, लेकिन आप इसको ऑलरेडी इसको आप ये भी मान सकते हैं कि चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसमें जो भी मैंने बताया, चिल्ड्रन, वुमेन, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, सबको लेके सेंटर प्लान उनमें बनाने चाहिए, ठीक है। चाइल्ड सेंटर शेल्टर्स, देखिए जैसा कि चाइल्ड सेंटर शेल्टर्स क्या होता है, जैसे कि कोई कैंप है, यहाँ पर मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं कैंप में या 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि साइक्लोन आया था, उनको एक कैंप में रहना पड़ा, तो 1000 लोग एक कैंप में रह रहे हैं। यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बच्चों के लिए थोड़ी सी फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की जा सकती है, जैसे कि उनके खेलने कूदने का सामान अगर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा मुहैया करा दिया जाए तो क्या होगा, बच्चे लोग अपने मशगूल रहेंगे और वो बड़ों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इससे वहां पर माहौल अच्छा रहेगा और सारे काम अच्छे से हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए इनसाइट आइज का एक अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव है जिसमें वो लिंक्स देते हैं, यानी कि जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और सोशल इश्यूज, अभी हमने चिल्ड्रन पे पढ़ा, अब यहाँ पर देखिए सोशल इश्यूज के ऊपर यहाँ पर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीजों पर कैसे पड़ता है वो आपको पढ़ने को यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद स्टिल ए नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस जो फेस करते हैं लोग डिजास्टर के टाइम में, उसका भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यानी दो इससे एसोसिएटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसको आप पढ़ के अपना जो नॉलेज है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बस आप इस पर क्लिक कीजिएगा और ये लिंक खुल जाएगा। इसके बाद देखिए मेंस लिंक्स में क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, एनालाइज द ग्रोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी पर जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है वो किस तरीके से बढ़ रहा है या फिर उसका क्या इम्पैक्ट है। इसको 10 नंबर में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। ये यूपीएससी में नहीं पूछा गया, ये इनसाइट ने खुद आपको दिया है इस क्वेश्चन के बेसिस पे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनसाइट का, ये बहुत अच्छे मैगजीन भी है, मैं इसको फॉलो करता हूँ और अच्छा होगा। अगर आप किसी मैगजीन को आज तक डिसाइड नहीं किया तो आप बोल के आप इनसाइट के मैगजीन को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से किसी मैगजीन को फॉलो करते हैं तो उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, पहले इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं लोग, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, देखिए यहाँ पर आपको दिल्ली एनसीटी दिल्ली की बात हो रही है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्या आप इसका मतलब जानते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको दिल्ली, न्यू दिल्ली और एनसीटी दिल्ली जिसकी बात हो रही है इस आर्टिकल में, और एनसीआर, क्या इसका अंतर जानते हैं आप? देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते, तो इसलिए क्लियर कर देना जरूरी है, मैं तुरंत बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, दादरा नगर हवेली है, और हमारा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। इस तरीके से दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली का जो आप मैप देखेंगे ना, तो ये पूरा मैप, मान लिया आपको अभी खोलिए मैप अपने ब्राउजर में, उसमें दिल्ली का मैप देखिए, ये पूरा दिल्ली, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा दिल्ली है, इसी को एनसीटी बोलते हैं, एनसीटी दिल्ली, दिल्ली इन शॉर्ट नाम हो गया, एनसीटी दिल्ली ये पूरा नाम हो गया इसका, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब जो है वो सेम है, ठीक है। न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली किस दिल्ली का कैपिटल है या मेन प्रशासन वाली जगह, आप ये मान सकते हैं, इसको ल्यूटियन दिल्ली भी बोलते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है लेकिन इसको आप मान सकते हैं ल्यूटियन दिल्ली। ल्यूटियन ने ये दिल्ली को प्लान किया था, इसीलिए उसको यहाँ पर दिल्ली को प्लान नहीं किया था, न्यू दिल्ली को प्लान किया था। तो दिल्ली के अंतर्गत एक जो क्षेत्र है उसको न्यू दिल्ली बोला जाता है, ठीक है। नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, तो वो नई दिल्ली तक जाती है, ना कि पूरा ये एरिया को, बल्कि यहाँ तक जाती है वो, ठीक है। उसके बाद एनसीआर की बात करें तो दिल्ली चूंकि उसके आसपास 8-9 राज्य लगभग, अगर मैं सही हूँ तो 8-9 राज्य लगभग उसके लगते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, इस तरफ यूपी है, फिर इस तरफ आपको हरियाणा है, और इस तरफ आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड भी मिलते हैं, और हिमाचल प्रदेश है इस तरफ, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरफ राजस्थान है, और इस तरफ एमपी है। तो ये सारे जो स्टेट हैं वो लगते हैं इससे। तो इन स्टेट के आसपास के जो जिले हैं
यानी दिल्ली को छोड़कर जो बाकी स्टेट के जिले हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, लोग यहाँ पर बाहर से आ रहे थे, जैसे बिहार के लोग आप हम देख सकते हैं, यूपी के देख सकते हैं, झारखंड के देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया से तो लोग आते ही हैं, पूरे देश से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। इससे क्या हो गया, दिल्ली में ओवर पॉपुलेशन हो रहा था, यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और लोगों को जनसंख्या बढ़ रही थी, तो यहाँ पर इसकी आबादी के प्रेशर को कम करने के लिए क्या किया गया कि पूरे रीजन को डेवलप करने की यहाँ पर एक प्लान यहाँ पर लाया गया, जिसको एनसीआर बोलते हैं। यानी इसमें दिल्ली के आसपास, दिल्ली यूटी के आसपास जितने भी जिले सटे हुए हैं उनका, जैसे कि इसमें नोएडा हो गया, नाम आपने सुना होगा, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, उसके बाद आपने नाम सुना होगा, और ये इस तरफ आप एक तरीके से नाम सुने होंगे, रेवड़ी है, उसके बाद और भी जो गुरुग्राम है, ठीक है, गुरुग्राम है जिसको गुड़गांव बोलते हैं, ये सारे सिटीज में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो इधर ही रह जाएं, इधर यहाँ पर कम से कम आने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए सोचिए किसी को अगर गाजियाबाद में अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो क्यों यहाँ पर आना चाहेगा, अगर किसी को नोएडा में अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो क्यों आना चाहेगा। तो उसके प्लान के तहत ये एनसीआर जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं, यानी एनसीआर सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एनसीटी, उसके अंतर्गत आता है न्यू दिल्ली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने ये बेसिक आपको बता दिया है, अब मैं आगे इसमें बताता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए जैसा कि यहाँ पर नाम से जाहिर है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा लीडिंग टू अपोजिशन प्रोटेस्ट एंड डिबेट्स। अब देखिए चूंकि जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक बिल लाया है। कौन सा बिल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। 2023 का ये बिल है, हाल ही क्या है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी जो दिल्ली का मैंने बताया था उसके अंतर्गत जो दिल्ली था उसका ये बिल है, उससे संबंधित है। तो ये देखिए अमेंडमेंट बिल है, यानी इसके पहले कोई बिल था उसको ये अमेंड करने के लिए आ रहा है। लेकिन इससे क्या हुआ, ये बिल जब लोकसभा में पेश किया गया इसको पास कराने के लिए, तो इससे ओपोजिशन ने प्रोटेस्ट और डिबेट शुरू कर दिए, यानी कि ओपोजिशन इसका प्रोटेस्ट करने लगी। ओपोजिशन कौन है, यहाँ पर मेन ओपोजिशन जो है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो सीएम है अभी करेंटली में वहां दिल्ली के। अब इस बिल में ऐसा क्या है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी ओपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है। द बिल एम टू रिप्लेस द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 व्हिच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली। इसमें देखिए क्या है कि एक ऑर्डिनेंस आया था, इससे पहले बिल से पहले एक ऑर्डिनेंस आया था। यहाँ पर देखिए इस नाम में बस इतना ही फर्क है, यहाँ पर बिल लगा हुआ है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब कोई भी संसद का जो सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से जब पास होता है तो बिल बनता है। लेकिन जब दोनों सेशन में ना हो, जैसे हमारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, तो संसद जो है, संसद भवन, वो साल में 3 बार नॉर्मली, नियमता नहीं नॉर्मली, जैसे कि एक उसमें होता है विंटर सेशन, एक होता है विंटर सेशन, उसके बाद होता है समर सेशन, और एक होता है मॉनसून सेशन, ठीक है। समर सेशन नहीं बोलते इसको, बजट सेशन बोलते हैं, ठीक है। ये 3 सेशन होते हैं, समर सेशन, सॉरी बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून। शीत इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीतकालीन सत्र, हाँ शीतकालीन सत्र, मॉनसून सत्र और बजट सत्र, ये तीनों बोलते हैं हिंदी में इसको, आपने पेपर में पढ़ा होगा। तो ये जब सदन मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी जैसे विंटर सेशन खत्म हो गया, अब इस बजट सेशन आने में देरी है, तो बीच में जो काल है वहां पर मान लिया कोई हमको बिल लाना है, जरूरी है, यानी कोई कानून बनाना है, तो अब क्योंकि इसके आने में टाइम है और अभी जरूरी है इसकी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं। ये ऑर्डिनेंस किसके माध्यम से लाया जाता है, प्रेसिडेंट के माध्यम से लाया जाता है। उनके पास पावर दिया गया संविधान में, आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब दोनों सेशन जो है राज्यसभा या लोकसभा वहां से उस समय नहीं चल रहे हो, तो आपको यहाँ पर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो उसी के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो ऑर्डिनेंस का रूल है कि 6 महीने से पहले आप उस पर बिल बना लीजिए, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने पूरे होने से पहले इन्होंने क्या किया, इसको जरूरी बिल है, इसको आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इसके लिए इन्होंने इसको बिल में कन्वर्ट करके जब सेशन आरंभ हुआ तो उसमें पेश कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द इशू, अब इसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मामला ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर तो स्टेट में अपॉइंट होते हैं, जैसे कि बिहार में स्टेट में जैसे रामनाथ कोविंद का नाम आप जानते हैं, वो राष्ट्रपति थे, लेकिन उससे पहले वो बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है, बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल क्या करते हैं,
वो जो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उनको जो एडवाइस देते हैं ना, ये इनको एडवाइस देते हैं, उसी के अनुसार ये कानून बनाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं सेंट्रल लेवल पर, उस तरह से राज्यपाल होते हैं स्टेट लेवल पर। इनका भी काम बस साइन करना होता है और ये कानून बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये केंद्र सरकार के एजेंट माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो कई सारे जजमेंट्स हैं वहां पर ये बोला गया है कि जो स्टेट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और राज्यपाल जो है वो उनका जो संबंध है वो मेनली स्टेट से होना चाहिए। लेकिन राज्यपाल आजकल ऐसा देखा जाता है कि वो पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। खैर, यहाँ पर ये देखिए मामला क्या था कि 2015 से दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में टसल देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल टसल। और उसके चलते वो लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई का मतलब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके केस किया हुआ है एक दूसरे के खिलाफ। इस चीज को लेके कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली, देखिए जैसे आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो उसके कंट्रोल को लेके इन्होंने इन दोनों के बीच में लड़ाई जारी है। यानी कि जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें सर्विसेज जो है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस की जो सर्विसेज हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पोस्टेड हैं वो इस सर्विसेज के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जो आईएएस को कंट्रोल कौन करेगा, इसके लेके यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं मेरे पास ज्यादा पावर है, और जो दिल्ली का जो सीएम है तो वो बोलते हैं कि मेरे पास ज्यादा पावर है, हम इसको कंट्रोल करेंगे, ये बोलते हैं हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसी को लेकर 2015 से इन लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसका मतलब कोर्ट में लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2019 में इसमें उन्होंने अपना जजमेंट दिया। इसके बाद फिर से 2023 में और भी क्लैरिफिकेशन के साथ उन्होंने 5 जजों की बेंच बैठाई थी, उसने ये फैसला दिया कि सर्विसेज को लेकर जो पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगी, क्योंकि ये इसको लोगों ने चुना है, ठीक है। गवर्नर को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नर हो गया, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी में होते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहीं स्टेट में राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पीपल का, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो सर्विसेज हैं उनका जो पावर है वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर के पास होगा, जो भी होगा किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। यानी यही जो यहाँ की सर्विसेज है दिल्ली की वो कंट्रोल करेगा कौन, दिल्ली सीएम कंट्रोल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2019 में भी, और उसको पूरे स्पष्टता के साथ 2023 में 5 जजों की बेंच ने भी कह दिया ये। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भाया और उसने इस जजमेंट को पलटने के लिए क्या किया, बिल लाया। तो बिल लाने के लिए कुछ टाइम नहीं था, मैंने आपको बताया, तो उसके लिए पहले ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस का टाइम पूरा होने से पहले, क्योंकि सेशन चालू हो चुके हैं संसद के, तो इन्होंने बिल लाया। इसमें इन्होंने क्या किया, वही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी उसको उल्टा कर दिया। यानी कि एलजी के पास सर्विसेज का कंट्रोल होगा, ये बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली सीएम के पास होगा, इन्होंने बोला नहीं, इस बिल में बोला कि एलजी के पास होगा। और भी इसकी जो खासियत है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोला था कि सर्विसेज को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर होगी, यानी जो केजरीवाल है या फिर जो भी सीएम है उनके पास पावर होगी, लेकिन 3 चीजों पे इनका शासन नहीं चलेगा, उसके ऊपर एलजी का शासन चलेगा। एलजी के पास कौन कौन सी पावर सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसमें था एक तो पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो पब्लिक ऑर्डर बोल सकते हैं, लॉ एंड, आप लॉ को मान सकते हैं, यानी शांति रहे उसके लिए जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की जो पावर है वो किसके पास है, एलजी के पास है। पुलिस की पावर, ये कौन इसको डिसाइड करता है, वो एलजी करते हैं। और लैंड, यानी दिल्ली में जितनी जमीनें हैं उसके ऊपर कौन नियम कानून बनाते हैं, वो एलजी बनाते हैं। तो इन 3 चीजों को छोड़ के बाकी सारी पावर जो आईएएस को लेकर थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी दिल्ली गवर्नमेंट को। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि सर्विसेज का जो मेन जो हाथ में ये दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आया है उसको हम फिर से वापस ले लें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पलट दें, और इसके चलते ये बिल लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस बिल के जो फीचर्स हैं, अब फीचर्स की बात करना जरूरी है कि आखिर किन बातों पे भाई, पहले तो इस बिल में लाया क्या गया है जिसके चलते जो ओपोजिशन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो ये जो 1991 का एक्ट है उसको, ये उसके कुछ सर्टेन प्रोविजंस को ये यहाँ पर अमेंड किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, अमेंडमेंट बिल है ये देखिए नाम यहाँ पर जाहिर है, अमेंडमेंट बिल है, यानी कि पहले का कोई एक्ट है उसको अमेंड किया जा रहा है। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को यहाँ पर अमेंड करके यहाँ पर उसके सर्टेन प्रोविजंस को, पूरे बिल को नहीं, उसके सारे कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर जो रिलेटेड है उसको यहाँ पर अमेंड किया जाएगा इस बिल के माध्यम से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीसीए, एनसीसीएसए,
अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंट्रोड्यूसेस द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू द एलजी ऑन सर्विस मैटर्स। यहाँ पर इस बिल में बोला गया है कि एक बॉडी बनाई जाएगी। आप देखिए आए दिन इस बॉडी की चर्चा आपको न्यूज़पेपर में मिलती है, तो अब से आप जब देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। NCCA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। देख सकते हैं आप नाम से जाहिर है, नेशनल कैपिटल का मतलब हो गया दिल्ली का, और उसके बाद सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का मतलब हो गया सर्विसेज को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी। ठीक है, तो सर्विसेज को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है ये अब से बन गई। ठीक है, इसका काम, इसमें कौन कौन लोग होंगे, एक दिल्ली के जो सीएम है, कोई भी सीएम बने वो यहाँ पर उसके मेंबर होंगे। उसके बाद प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे, और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी होंगे किसके, दिल्ली के। ठीक है, ये 3 लोग इसमें आप देख सकते हैं कि इस बॉडी को बनाएंगे 3 लोग मिलके, यानी 3 लोग इसके भाग होंगे या मेंबर होंगे। ठीक है, तो सीएम होंगे, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे, और एक चीफ सेक्रेटरी होंगे दिल्ली के। आप देख सकते हैं इसमें एक सीएम हो गए, कौन, दिल्ली गवर्नमेंट हो गया, लेकिन जो पीएच यानी प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है और सिविल चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली है, ये दोनों कौन है, आईएएस होते हैं। ये दोनों आईएएस होते हैं। आईएएस को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि 3 मेंबर की बॉडी है, उसमें 2 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं और एक अकेला ये माइनॉरिटी में पड़ जाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर ओपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपने जो बॉडी बनाई है, ये बॉडी क्या करेगी, एलजी को रिकमेंड करेगी सर्विस मैटर पे। ये एलजी को सर्विस मैटर पे रिकमेंड करेगी। तो जब इसमें कोई भी मामला आएगा, इन तीनों लोग इस पर विचार करेंगे, कोई भी मामला, उसमें जब ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये लोग दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानते हुए कहेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, तो किसकी बात मानी जाएगी, ये एक वोट इनके पास होगा, इन लोग को मिलाकर 2 वोट हो जाएगा, तो इनकी बात मानी जाएगी। तो फिर इससे क्या होगा कि अंतिम में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सर्विसेज पे पकड़ रहेगी। इसके चलते अपोजिशन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कंपोजिशन की बात मैंने आपसे कर ली। एम्पावरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैंने आपको जैसे बताया, अभी जो बताया आपको, तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपॉइंटमेंट हो जाए, एम्पावरमेंट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। कैसे, सर्विसेज के मैटर पर क्या होगा कि जो भी सर्विसेज में आएंगे, जैसे कोई भी ऑफिसर वगैरह आए, तो उनका जो भी फंक्शन होगा, टर्म्स होगा, कंडीशंस होगा, उसको कौन डिसाइड करेगा, अब एलजी करेंगे। एलजी करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेंगे। तो इससे क्या है, जो दिल्ली गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर यहाँ पर कम होती है, और एम्पावरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए डिस्क्रिशनरी पावर टू एलजी, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज दे दी गई है इस बिल में एलजी को, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, अपने स्वविवेक से चीजों को करने की शक्ति। ठीक है, जैसे जो चीजें दिल्ली असेंबली के हाथ में नहीं आती, यानी उसकी क्षमता में नहीं आती, या फिर आप बोल सकते हैं उसके अधिकार में नहीं आती, उसको कौन डिसाइड करेगा, एलजी के पास उसको डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है। पहले क्या था, ये डिस्क्रिशनरी पावर ये दिल्ली जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास था, लेकिन अब जो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको दे दिया गया है। यानी मान लिया कोई नया चीज आया, जैसे क्रिप्टो आ गया, ठीक है, क्रिप्टो नया चीज है, या एआई आ गया, ये नई चीज है। अब मान लिया कि पहले से कानून में ये शामिल नहीं है कि एआई को रेगुलेट कौन करेगा। 3 लिस्ट होती है ना, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो मान लिया जो चीज इन तीनों लिस्ट में नहीं है अभी तक, तो उसका अधिकार किसको दे दिया गया, इसमें इस मामले में किसको दे दिया गया, एलजी को दे दिया गया। पहले किसके हाथ में था, पहले दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में था। तो इससे अपोजिशन वाले लोग चढ़े हुए हैं कि इसमें हम लोग को टारगेट किया जा रहा है और इसमें हम लोग को कम पावर दी जा रही है, जबकि हम लोग को लोगों ने चुन के भेजा है, तो हमारे पास अधिकार होना चाहिए। अब देखिए, वही कंसर्न्स ऑफ द बिल जो मैंने आपको बताई, वही बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी मजबूत हो रही है, तो कैसे, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर आ गई, उसके बाद जो एनसीसी ऐसे बनाई उसमें ये मेजोरिटी में है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सर्विसेज के ऊपर जो मैटर है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको अब ये जो एलजी है वो कंट्रोल करेंगे बाय पासिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको जैसे बताया कि डिस्क्रिशनरी पावर किसको दिया गया, एलजी को दिया गया। तो इससे क्या होगा कि अभी उसमें दिल्ली विधानसभा में उसकी चर्चा नहीं होगी, बल्कि सीधे एलजी उस पर डिसाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब दिल्ली असेंबली में, यानी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको दिल्ली विधानसभा बोलते हैं, वहां पर उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा जो बॉडी बनाई गई है संसद भवन में, जो भेजी गई है प्रतिनिधि सभा आप बोल सकते हैं, यानी लोग ने जिनको एमएलए बना के भेजा है उनके पास वो मैटर आएगा ही नहीं, वो सीधे सीधे एलजी के पास जाएगा और वो एलजी क्या करेंगे उसको डिसाइड कर लेंगे। इसे बाय पासिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ये साबित हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट
स्टेट दोनों मिल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, किस लिए? ताकि लोगों का हित हो, इंडिया का हित हो, इस भावना से काम किया जाता है। तो सेंटर और स्टेट दोनों इंडिया को बनाते हैं, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो इनमें मकसद क्या होता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कि हम इंडिया को ध्यान में रख के काम करेंगे, हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, बल्कि इंडिया को ध्यान में रख के जो भी पॉलिसी होंगे हम लोग दोनों बनाएंगे और इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। ये होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो चूंकि यहाँ पर अब आपस में लड़ने वाली बात हो रही है, इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात भी यहाँ पर एक तरीके से गलत साबित हो रही है। उसका पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर देखिए जैसे कि डिस्क्रिशनरी पावर चूंकि एलजी के पास दे दी गई है, तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में एलजी हो सकता है किसी कानून पे वो गलत इस्तेमाल इसका करे। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे आगे जाके विवाद और बढ़ सकता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें, यहाँ पर बोला जा रहा है कि चूंकि हमारे संविधान में फेडरल प्रिंसिपल को अपनाया गया है, ये वर्ड फेडरल लिखा नहीं किया गया कहीं, लेकिन ये साथ साथ बोला गया है कि जो स्टेट की है वो अपनी पावर है, वो अपने अधिकारों में मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता, और सेंटर के पास अपने अधिकार है। यहाँ पर स्टेट के मामले में चूंकि सेंटर इंटरफेयर कर रहा है, तो इससे क्या होगा, संविधान में जो फेडरल जो आत्मा है उसकी, उससे वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कर्टेलिंग दिल्ली गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, क्रिटिक्स वरी दैट बिल माइट कर्टेल द ऑटोनॉमी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी है पॉलिसी मेकिंग में वो प्रभावित होगी। क्यों नहीं प्रभावित होगी? सर्विसेज को आपने अपने पास रख लिया, एलजी ने अपने पास रख लिया सर्विसेज को। देखिए एलजी के पास क्या क्या पावर आ गई, सर्विसेज को लेकर पावर आ गई, यानी कि इनके कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, कहाँ पर किसको लगाया जाएगा, ये सारे मैटर ये देखेंगे। इसके बाद प्रोफेसर इन्हीं की सुनेंगे। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर आपने इन्हीं को दे दी। तो इससे क्या होगा, इसके बाद एनसीसी आपने बनाया है, एनसीसी ऐसे बनाया है, उसमें भी दिल्ली गवर्नमेंट के एक आदमी है जबकि 2 लोग आईएएस ऑफिसर हैं, तो इसको भी कमजोर रखा है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन जो क्षमताएं हैं दिल्ली विधानसभा की, वो अपने पास लिया जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे दिल्ली गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी प्रभावित हो रही है। अब देखिए यूटीज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। हम जानते हैं कि अभी भारत में कितने यूटी हैं, 8 यूटी हैं। आप उसके नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार आपको पता है तो अपने मन में दोहरा लें पॉज करके, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मुझे ये चीज याद है। तो भाई अपना देश का जो 8 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी है उसके नाम आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी इसमें कौन कौन से नाम आते हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे स्टेट में सीएम होते हैं, उसके साथ में एक राज्यपाल होते हैं। तो यूटी में क्या होता है, यूटी में 2 यूटी हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी और बाकी सब। ठीक है, एक मिनट वो पानी पी लेंगे। हाँ, यहाँ पर 8 जो यूटी हैं वो आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैंने आपको बताया कि एक तो हो गया दिल्ली और पुडुचेरी, और प्लस 6 जो अलग जो यूनियन टेरिटरी है वो, ये टोटल मिला के 8 हो गए। इनको कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, देखिए जैसे स्टेट के सीएम के ऊपर राज्यपाल होते हैं स्टेट में, ये स्टेट का केस है। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पर यूटी का केस मान रहे हैं, यूटी का। ठीक है, ये स्टेट और ये यूटी। तो यहाँ पर राज्यपाल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों में सीएम भी होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो बाकी 6 हैं, जैसे कि दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, इसके बाद लक्षद्वीप है, यहाँ पर क्या होता है, सीधे सीधे एलजी होते हैं, वही सीधे काम करते हैं, इसमें कोई विधानसभा नहीं होती। जबकि इन दोनों में, ये दोनों जो दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पर विधानसभा भी होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर केस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सीएम दोनों काम करते हैं, और पुडुचेरी सीएम दोनों काम करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एलजी ही डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेशल प्रोविजन की बात की रही है यहाँ पर आर्टिकल में। स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर सर्टेन यूटीज सच एज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर which have a legislative assembly and a council of ministers headed by a chief minister। अभी देखिए मैंने जम्मू एंड कश्मीर का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली अभी बनाया नहीं गया है, अभी उसको बनाया जाना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि 3 यूटी में फिर क्या होगा, वहां पर असेंबली भी होगी, यहाँ पर असेंबली में होगी, और प्लस वहां पर एलजीपी होंगे। तो ये 3 कौन कौन है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अभी दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर अभी बना नहीं है, अभी बनने वाला है। ठीक है,
The Legislative Assembly of these UTs has the power to make laws with respect to matters enumerated in List 2 or List 3 in the 7th Schedule of the Constitution insofar as these matters are applicable in relation to UT। अब देखिए हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मैंने आपको अभी भी बताया था तीनों लिस्ट में, लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट बनाता है और एक कंकरेंट लिस्ट। ये दोनों में कौन बना सकता है इस पर कानून? यूटी बना सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट पे तो नहीं बना सकता वो, लेकिन इन दोनों पे बना सकता है। यूटी का कानून जो है उसी इन दोनों लिस्ट में उसी मुद्दे पर बना सकता है जो कि यूटी से संबंधित है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है और लैंड है। इन तीनों मामलों में दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोला है कि इन तीनों को छोड़ के सर्विसेज का मैटर इसको दे दो, लेकिन अब सर्विसेज को भी इस बिल के माध्यम से हटा दिया गया है। अब सीधे सीधे इन चारों मैटर पर, पब्लिक मैटर पर, पुलिस पब्लिक ऑर्डर मैटर पर और पुलिस मैटर पर, लैंड मैटर पर और साथ साथ सर्विसेज मैटर पर, इन चारों मामलों में एलजी अब सीधे सीधे दिल्ली में कानून बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ देखिए यहाँ पर एक इंस्टा लिंक दिया गया है, सेंटर दिल्ली रो हेड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ये पुराना आर्टिकल है जिसको आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद देखिए यूपीएससी 2018 में इन्होंने क्वेश्चन दिया था जिसको इन्होंने कोट कर दिया है यहाँ पर, एक सामने ला दिया है हमारे। इससे क्या होगा, आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके नजर के सामने रहेंगे, आप इसको चाहे तो इसको आप आंसर भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। इससे देखिए क्या क्वेश्चन है, वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जुलाई 2018 कैन सेटल द political tussle between the lieutenant governor and the elected government of Delhi examine। अब मैं आपको एक चीज ध्यान देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आते हैं, एग्जामिन आता है, कहीं पर आपको क्या आता है, इवेल्युएट आता है, कहीं पर इवेल्युएट आएगा, एग्जामिन है, उसके बाद इवेल्युएट हो गया, एग्जामिन हो गया, और इसके बाद आता है बहुत सारी चीजें आती हैं, अचानक से याद नहीं आ रहा उसमें, तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं आपके, इन्यूमरेट आता है, न्यूमरेट भी आता है। तो इन सारे टर्म्स के अनुसार ही आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, आंसर जानेंगे फिर भी वो गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए एक खूबसूरती और है कि प्रीलिम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन इन्होंने दिया है 2020 का। देखिए इसमें क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब चूंकि देखिए ये जो आर्टिकल है वो सर्विसेज को लेके है, सर्विसेज मतलब ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने, तो उसको देखिए यहाँ पर इन्होंने सामने ला दिया है। इसे देखिए आपका समय कितना बचा, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जो आप सामने जो पीडीएफ देख रहे हैं इसको आप फॉलो करिए। आपको ना प्रीवियस क्वेश्चन देखने की आवश्यकता है, न उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता है। इसी टाइम में आप दोनों चीज कर सकते हैं, साथ साथ आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और प्रीलिम्स का भी जो थोड़ा मोड़ा क्विज आएगा उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से होगा कि किस तरीके से पूछा जाता है, ये आपको इसमें सुविधा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, WHO रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023। पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। WHO रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक। देखिए कोई भी जब काम समस्या आती है ना तो उसको क्या किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है। जैसे कि टोबैको का जब बहुत ज्यादा यूज बढ़ रहा था और उसका चूंकि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके चलते क्या किया गया, WHO ने एक मिशन बनाया, उसके लिए कुछ मेजर्स बताए, और जब मेजर्स वो लागू हो गए तो उसके कुछ समय बाद उसके समय समय पर रिपोर्ट निकाली जाती है। तो वही ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट यहाँ पर WHO ने निकाली है। WHO के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, द न्यू WHO रिपोर्ट ऑन टोबैको कंट्रोल हाईलाइट्स ग्लोबल प्रोग्रेस इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्पावर मेजर्स। देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स के लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है, एम्पावर मेजर्स। एम्पावर मेजर्स क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है ये 6 अक्षरों से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए 6 अक्षरों का मीनिंग जो है वो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 अक्षरों का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्या है, मॉनिटर टोबैको यूज, यानी कि टोबैको यूज कितना कौन उपयोग कर रहा है, किस आयु वर्ग में कर रहा है, उसको यहाँ पर मॉनिटर करना। प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, यानी कि टोबैको स्मोक, जैसे कि हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं और बगल वाला पी रहा है, उससे हमें उसका जो स्मोकिंग है उससे हमको भी इनहेल करना पड़ रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक है। वो से है ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाए, चाहे हेल्पलाइन दिया जाए, चाहे मेडिसिन वगैरह दिए जाए। तो यहाँ पर वो से ये हो गया। क्या होता है, वार्न अबाउट टोबैको डेंजर्स, यानी टोबैको डेंजर्स के बारे में बताना, जैसे कि
आप इसके बारे में प्रचार कर सकते हैं, ऐड वगैरह चला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों के शुरू में जो ऐड आता है जिसमें टार वगैरह क्या क्या बोलते हैं वो लोग, इसके बाद आप देखते हैं कि सिगरेट के पैकेट वगैरह पर क्या होता है, और पान मसाला के पैकेट पर वो कैंसर वाली फोटो लगी होती है, तो इससे ये W वाला जो काम है हो जाता है। इससे क्या होता है, इन्फोर्स बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग, यानी कि टोबैको की जो एडवर्टाइजिंग है, प्रचार है, उस पर बैन लगाना। उसके बाद है R से लास्ट जो है, रेज टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस लगा के उसको महंगा कर देना ताकि लोग उसको खरीदने से कम उसके हिम्मत दिखाएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम्पावर मेजर्स जो है वो किसने लाया था, WHO ने लाया था 2008 में, आज के नहीं है, ये 2008 की बात है। और याद रखिएगा एम्पावर मेजर्स किसने लॉन्च किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या है, एम्पावर मेजर्स किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टोबैको कंट्रोल स्ट्रेटजीज है ये, यानी कि टोबैको कैसे कंट्रोल किया जाए पूरे विश्व में, इसके ऊपर है। और चूंकि अभी रिपोर्ट आई है तो देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, ग्लोबल स्मोकिंग डिक्लाइन। तो खुशी की बात यह है कि पूरे दुनिया में 30 करोड़ जो लोग हैं वो अब कम, यानी कि पहले फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, ये सही आंकड़ा नहीं है, मान लिया पहले 100 करोड़ लोग अगर सिगरेट पीते थे तो अभी के टाइम में मात्र 70 करोड़ लोग सिगरेट पी रहे हैं, ये एग्जाम्पल है बस। हाँ लेकिन ये जरूर है कि 30 करोड़ लोग घटे हैं, ये सही है फैक्ट। ठीक है, इसको आप कोट कर सकते हैं कहीं पर, 30 करोड़ लोग आज कम पीते हैं। कब से कम पीते हैं, 2007 से, यानी 2007 में जितने पीते थे उससे 2021 में 30% लोग कम पीते हैं। इसके बाद देखिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस। तो देखिए जो एम्पावर मेजर्स तो डिवोल्यूशन दिए थे 2008 में, उसका कितना उपयोग हुआ है, तो ओवर 5 बिलियन पीपल, 71% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन आर प्रोटेक्टेड बाय एटलीस्ट वन एम्पावर मेजर। देखिए WHO ने जो एम्पावर मेजर्स दिए थे, ये जो जिसमें 6 आप बोल सकते हैं 6 उसमें अलग अलग चीजें थी, तो 5 बिलियन पॉपुलेशन, अभी दुनिया की आबादी 8 अरब है, 8 बिलियन। ठीक है, तो 5 बिलियन जो पॉपुलेशन है उनमें से किस हर 5 में से कोई न कोई जो है वो इन 5 में से किसी कम से कम एक से कवर हो रहा है, यानी कि ये 5 बिलियन पॉपुलेशन को किसी न किसी एक, सारे के सारे नहीं बल्कि किसी न किसी एक चीज से कवर किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होता कि सभी मेजर्स को यहाँ पर सभी पॉपुलेशन के ऊपर अडॉप्ट करवाया जाता है। अभी देखिए 4 ही कंट्री जो है पूरी दुनिया में उसने सारे के सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया है, सिर्फ 4 कंट्री, इसमें हमारा इंडिया नहीं है। इसमें ब्राजील है, टर्की है, नीदरलैंड है, नॉर्वेजियस है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इसके लिए बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए ई सिगरेट वार्निंग। यहाँ पर कुछ लोग ई सिगरेट को सोचते हैं कि सिगरेट से बढ़िया है कि सिगरेट पी लें क्योंकि ये नुकसान नहीं करता, बिल्कुल गलत है। ई सिगरेट भी नुकसान करता है, तो इसके चलते WHO ने वार्निंग दी है कि ई सिगरेट का जो प्रमोशन किया जा रहा है ना, उसको रोका जाए। क्योंकि यूथ लोग जो हैं, जो नए नए लोग हैं, जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, वो क्या करते हैं, ई नाम से सुन के सोचते हैं कि ये अच्छा चीज है, यानी कि जैसे कि ई रिक्शा चलता है, ई टेक्नोलॉजी की बात होती है, कहीं भी ई लगा दो तो उससे लगता है कि अच्छा चीज हो रहा है, लेकिन नहीं, ई सिगरेट लगाने से सिगरेट अच्छा नहीं हो जाता, बल्कि वो उतना ही प्रभावी या थोड़ा सा कम मान लो वो इम्पैक्ट करता होगा, लेकिन करता है। तो इसके चलते WHO ने वार्निंग दी है कि इसके प्रमोशन को रोका जाए। सेकेंड हैंड स्मोक इम्पैक्ट, ये देखिए बहुत दिलचस्प है, यानी कि पिएगा कोई, उसका अगर धुआं आप ले रहे हैं तो इससे आप प्रभावित होंगे, और प्रभावित होंगे तो इससे क्या होगा, आपको बीमारियां होंगी। कौन कौन सी बीमारियां, वो आपको अब आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है इंडिया अचीवमेंट। अब भारत की भी अपनी बात कर लें, तो भारत जो है वो हेल्थ वार्निंग लेवल्स में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिगरेट का पैकेट लीजिएगा तो उसके ऊपर वो कैंसर वाली आपको फोटो रहेगी, पान मसाला के भी ऊपर रहती है। इसके अलावा जो इंडिया में जो स्मोकिंग वगैरह है उसके एड्स बंद है, आपको इसके एड्स नहीं दिखाई देंगे टीवी वगैरह पे कहीं भी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जहां पर भी फिल्म वगैरह में दारू वगैरह पीते लोगों को दिखाया जाता है, जो एक्टर वगैरह होते हैं वो दारू पी रहे होते हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो नीचे में एक साइड में, जैसे ये पूरा फिल्म चल रहा है, ये पूरा फिल्म चल रहा है स्क्रीन में, तो यहाँ साइड में आपको यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में क्या हुआ है कि बेंगलुरु का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि बेंगलुरु में 27% रिडक्शन हुई है पब्लिक स्मोकिंग में। स्मोकिंग में नहीं, पब्लिक स्मोकिंग में, यानी कि पब्लिक प्लेस में, जैसे कि बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो वहां पर जो लोग पहले जो स्मोकिंग करते थे वो अब 27% लोग कम करते हैं, यानी पहले 100 लोग करते थे एग्जाम्पल के रूप में, तो मात्र 73 लोग ही स्मोकिंग करते हैं, ये अच्छी बात है। रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें तो कौन कौन सी सिफारिश यहाँ पर हम लोग अपना सकते हैं, जैसे कि
OTT प्लेटफॉर्म क्योंकि अब बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वेब सीरीज वगैरह आप लोग देखते हैं कि नेटफ्लिक्स वगैरह का जमाना है, अमेजन का जमाना है, तो वहाँ पर लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप देखने लगे हैं, तो वहाँ पर वार्निंग दिया जाना चाहिए ताकि उन लोग को जागरूकता है। उसके बाद स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट, जैसे कि पब्लिक वगैरह प्लेस पर, क्योंकि अभी भी लोग पीते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि यहीं पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सिर्फ 27% डिडक्शन आया है, यानी 73% अभी भी लोग वहाँ पर पी रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए पब्लिक यहाँ पर इन्फोर्समेंट की जरूरत है। उसके बाद बैन ऑन लूज सिगरेट सेल्स, जैसे कि लोकल कंपनी पर भी कितने लोग लोकल लेवल पर, जैसे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, लोकल सिगरेट बना लेते हैं। उसमें कोई ब्रांड नहीं होगा, लेकिन हाँ काम वो सिगरेट का ही करेगा, उतनी प्रीमियम क्वालिटी सिगरेट नहीं होगी, लेकिन वो काम चल जाएगा, जो गरीब लोग हैं उससे काम चला लेते हैं। इसके बाद बीड़ी वगैरह हो गई, बीड़ी तो सिगरेट की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन ये भी हानिकारक ही है, तो इसके जो बैन सेल है उसके भी बैन लगाने की जरूरत है। इंक्रीज फाइन्स, जैसे कि कोई सिगरेट पीता हुआ पाया गया पब्लिक प्लेस में, तो उसके ऊपर फाइन बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि अगर मान लिया वो 100 रुपए की सिगरेट पी रहा है ना, तो 100 रुपए की सिगरेट आते हैं, मैंने एक दोस्त को देखा 100 रुपए का सिगरेट पी रहा था, तो 100 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं, अगर सोचिए अगर वो फाइन अगर पब्लिक प्लेस में मिल जाए, उसके ऊपर 5,000 का फाइन लग जाए, तो कैसा लगेगा कि 100 रुपए की सिगरेट पी, 5,000 फाइन में चला गया, तो उससे क्या होगा, वो पब्लिक प्लेस में कम से कम पीने से बचेगा। इससे लोगों को तो, दूसरे लोगों को तो परेशानी नहीं होगी ना, उनको बीमारियां नहीं होगी, वो खुद जाएगा। इफर्ट्स, इसके बाद देखिए बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग, यानी कि टोबैको एडवर्टाइजिंग पे तो पहले से बैन है, इसमें तो कोई बात नहीं है। इसके बाद एफर्ट्स टू रिड्यूस सेकेंड हैंड स्मोकिंग थ्रू स्मोक फ्री पब्लिक एरियाज एंड अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन तो चलाई जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे अक्षय कुमार जी हैं, वो भी देखिए उसमें जो बोलते हैं कि धुआं जो हीरोगिरी है वो फूकने में नहीं, बल्कि मतलब उसको स्मोकिंग से, उसको एडवर्टाइजिंग में आपने देखा होगा उसको। तो अवेयरनेस कैंपेन है, ये ऐड क्या है, अवेयरनेस कैंपेन है। इसके बाद जो पब्लिक एरियाज में बैन किया गया है वो भी क्या है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचने के लिए ये मेजर अपनाया गया है। एल्डरली पॉपुलेशन, अब देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, एल्डरली पॉपुलेशन पे और बच्चों पे, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनसे, उनके अगर बगल में कोई स्मोकिंग करे या खुद वो स्मोकिंग करते हैं, तो उनके, आप बोल सकते हैं बहुत जल्दी कमजोर होने के और उनसे सांस रिलेटेड जो बीमारियां हैं या कैंसर रिलेटेड जो बीमारियां होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए एल्डरली को ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग, एग्रेवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस लाइक अस्थमा एंड डायबिटीज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एग्रेवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस लाइक अस्थमा एंड डायबिटीज, बोला गया है कि जो पहले से ये लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और डायबिटीज से पीड़ित हैं, फिर भी वो सिगरेट पीने की तलब लगती रहती है उनको, वो पीते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि वो लोग, अगर जो पहले से बीमार हैं, अगर इनको ये चीजें सिगरेट वगैरह की आदत लगी, तो वो जल्दी टपक जाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे कि कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभाव किन पे पड़ा, इन्हीं लोगों पे पड़ा, जो लोग अस्थमा से पीड़ित थे, डायबिटीज से पीड़ित थे, कोरोना ने इनको जल्दी निपटा दिया। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, साइंस बढ़ाया जाए, पब्लिक स्मोकिंग को बैन किया जाए, एडवर्टाइजमेंट को बैन किया जाए। इसके अलावा जो अवेयरनेस कैंपेन है वो तो चलाई जाए, इसके अलावा, इनके अलावा हेल्पलाइन वगैरह चलाई जाए। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि दवाइयां वगैरह चलाई जाए, जिससे कि नशा छोड़ा जा सके। जैसे कि कई जगह आपने ऐड सुना होगा ना कि आप मेरी दवाई खाइए, आपको 1 महीने में आपको दारू पीने की आदत खत्म हो जाएगी या फिर सिगरेट पीने की आदत खत्म हो जाएगी। तो अगर उस तरीके से सही वाकई में कोई दवाई इजाद की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, लोग छोड़ देंगे। देखिए इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, सिर्फ टोबैको के लिए बात किया जा रहा है, तो देखिए इंडिया ने भी बहुत सारे नियम, कानून वगैरह भी बनाए हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019। तो चूंकि ई सिगरेट चूंकि हाल फिलहाल का कॉन्सेप्ट है, 10 सालों का कॉन्सेप्ट है, 10 साल पहले ही ई सिगरेट या 20 साल पहले इजाद हुए हैं, तो उसके लिए कानून जो है वो बनाने की आवश्यकता पड़ गई गवर्नमेंट को, कि पहले सिगरेट का लत था, अब क्या पता नहीं अगर ई सिगरेट का लग गया युवाओं को, तो इससे तो वो परेशान हो जाएंगे, यानी कि वो कमजोर हो जाएंगे, इससे नेशन को क्षति होगी। तो उन्होंने क्या किया, ई सिगरेट को बैन कर दिया, यानी कि आप अगर ई सिगरेट पाए जाते हैं तो आपको वहां पर उससे रिलेटेड आपको पेनल्टी देखने को मिल जाएगी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसमें क्या है, जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 की, उसमें टोबैको के ऊपर भी एक मिशन है, जिसमें 2025 तक 30% जो टोबैको यूज है उसको घटाने की यहाँ पर मिशन रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो वार्निंग्स कवरिंग 85% एरिया ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। अब देखते होंगे जो पान मसाला या जो मैंने बताया आपको सिगरेट के पैकेट होते हैं, वहां पर क्या होता है कि पूरा पैकेट ही भरा होता है कैंसर वाले फोटो से। तो ये 85% जो एरिया इंडिया ने बोला है कि उस पर ये वार्निंग होनी चाहिए, तो उसी को पालन होते हुए देख रहे हैं। उसके बाद WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू टोबैको कंट्रोल,
एक WHO का फ्रेमवर्क है जो टोबैको कंट्रोल का कन्वेंशन के ऊपर है, तो उसमें इंडिया भी एक पार्टी है, यानी इंडिया उसको मानता है, उसको साइन किया है। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 फॉटपा, एक फॉटपा नाम से एक्ट है जिसमें सिगरेट और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स पे यहाँ पर उसके लिए एक्ट बनाया गया है। उसमें क्या किया गया है, पब्लिक एरिया में स्मोकिंग को बैन किया गया है, सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट को बैन किया गया है, टोबैको प्रोडक्ट को 18 साल से नीचे वाले लोगों को नहीं बेचना है। उसके बाद जो स्कूल कॉलेज वगैरह जैसे एरिया है, हॉस्पिटल जैसे एरिया है, तो वहां पर आप ये चीजों को नहीं बेच सकते। हालांकि इन चीजों में से किसी की भी एक इनको छोड़ दे, इस चीज को छोड़ दे, तो बाकी तीनों का कोई भी पालन नहीं करता, अधिकतर केस में ही देखा जाता है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एंड नशा मुक्त भारत अभियान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि चलाया जाता है, और उसके साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान, आपने ये नाम सुना होगा रेडियो वगैरह में या टीवी में, तो आपको ये चीज याद होगी। उसके लिए सरकार ये सारे कदम उठा रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हाँ, इसमें थोड़ा सा और भी है कि 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है, नो टोबैको डे, यानी कि हमें टोबैको को नो बोलना है, नहीं बोलना है, ताकि इसके जो डेडली इफेक्ट होते हैं उससे हमें बच सके। टोबैको कल्टीवेशन की बात करें तो चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है, क्रॉप प्रोड्यूसर है, वो टोबैको का है आज के डेट में। ये गलत बात है। इंडिया को उतनी जमीन पे जो टोबैको उगाया जा रहा है उसके जगह पर चावल, दाल या कुछ भी उगाया जा सकता है। इससे लोगों को क्या होगा, एक तो लोकली उनको टोबैको नहीं मिलेगा, तो इससे ये कंपनियां भी प्रभावित होंगी, और वो उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उनको महंगा पड़ेगा, तो हो सकता है कि चीजें महंगी हो जाए और लोग कम यहाँ पर आकर्षित करें। यहाँ पर देखिए इंस्टा लिंक में एक आर्टिकल दिया हुआ है वर्ल्ड नो टोबैको डे के ऊपर, यानी 21 मई को ये आर्टिकल आया होगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं एडिशनल जानकारी के लिए। और उसके बाद एक खुद का क्वेश्चन है, ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये इन्होंने खुद को बनाया है। लिमिटिंग द डिस्कवरी ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स कैन प्रोलॉन्ग द रेजिस्टेंस एंड नॉट प्रिवेंट इट। इंडिया अर्जेंटली नीड्स ए टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम पॉलिसी विद ए स्पेसिफिक फोकस ऑन चिल्ड्रन। तो आप इसको, इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, देख लेते हैं सेशन कितने टाइम का हो गया है, ताकि हमें ज़्यादा लंबी सेशन नहीं चाहिए। चलिए 1 घंटे का हो गया, तो हम अगले सेशन में आगे जो मेंटल हेल्थ से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको जितने भी हम पढ़ाने वाले हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो आपको दिख जाए और वो आपको मिस ना हो। तो चूंकि 2024 की जो परीक्षा है वो नजदीक आने वाली है, तो आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें हम भी हेल्प करेंगे आपकी, हमारी भी पढ़ाई हो जाती है इस माध्यम से। तो हमारे साथ बने रहें और गुड लक एंड बाय बाय एंड थैंक यू।